Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and this is the first video lesson on center of mass. ये पहला लेसन है सेंटर ऑफ मास पे। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की ओर और हमारा पहला पड़ाव है सेंटर ऑफ मास। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट यू माइट फील बट इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। थोड़ा मैथ्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशंस होगा और आपको हार नहीं मानना है। अगर आपने इस बैरियर को पास कर लिया, क्रॉस कर लिया कि कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, देन टेक माय वर्ड, दिस इज गोना बी इजी टॉपिक फॉर यू। आप इसको पसंद करने लगोगे। एंड स्टैटिस्टिक्स सेज दैट 80 to 90% of the people who are preparing for JEE or any other exams, they find it difficult और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं और आपको नहीं पढ़ना है। We always have to try, to sort of give more input in the area जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पीछे हट जाते हैं, तभी आपको रैंक मिलता है, तभी आप स्टैंड आउट करते हो। बहुत ही बेसिक थ्योरी लाइफ का है, जहां सब लोग हार मान जाए आप उसमें आगे निकल जाओ, मेक्स सक्सेस। ठीक है जी। Okay, before I jump into this, I would like to tell you, if you have not seen the videos of work energy power and other topics like NLM, frictions involved with NLM, kinematics, आप उसको देखो, रिवाइज करो, एग्जाम्स में सभी आएंगे और आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते रहो। ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, योर स्मॉल अप्रिसिएशन, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट द स्मॉलर, helps us a lot. It's a great motivation. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो do not be meager in sort of liking and subscribing, also sharing with your friend. उसमें आप कंजूसी ना दिखाएं, because that motivates us. वो हमको मोटिवेट करता है अगर आपको पसंद आता है। अगर आपको अच्छा लगता है आप हमें बताएं इन द कमेंट बॉक्स। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी आपको डिसलाइक करते हो, that also let me know. That would also help me to get better day by day. तो बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है, ना शेयर सब्सक्राइब करने में और ना ही ये बताने में कि सर आप कहां गलत जा रहे हो, आपको क्या चेंजेस करने हैं। ऑल गुड। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। देखो, इन डे टू डे लाइफ हम इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आप माइकल जैक्सन का डांस देखे होंगे, दैट 5 डिग्री बेंड करने वाला। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 to 25 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं कर पाता है, हम मुंह केवल बम गिर जाएंगे। आप जब चलते हो, यू वॉक स्ट्रेट। आप व्हेन यू परचेज अ कार या फिर कार में चलते हो, आप ऐसे कार को लेना पसंद करते हो कि जो हाई स्पीड पे स्टेबल रहे और उसका मापक जो है, ऑफ कोर्स इट्स इंजन एंड एवरीथिंग एल्स, बट डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कितना स्टेबल है वो उसके डिजाइन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप कुछ भी, आप एक वेट को होल्ड करते हो अपने सर पे, तो आप कोशिश करते हो कि उसको बीच में रखें ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। आप एक जिम जाते हो, आप डंबल्स करते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कि डंबल्स को एक कॉर्नर से पकड़ते हो ना, यू ट्राई एंड होल्ड इट इन सच अ वे कि वो बैलेंस्ड रहे, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ना ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, ऐसे एक्टिविटीज हम रोज ही करते हैं अननोइंगली कि हम उसमें सेंटर ऑफ मास का ऑलरेडी पता कर चुके होते हैं कि भैया यहां पे पकड़ेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। और ब्रेन इज लाइक अमेजिंग मशीन, आपको पता भी नहीं होता कि कितना खतरनाक मशीन है और हम इसको अंडरस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास है हमारा रोज का मिलना जुलना, बात ऐसे बोलते हैं इन रफ लैंग्वेज, तो हमारा मिलना जुलना उससे सुबह से शाम तक होता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टैंड ऑन 1 फुट, तो ऐसे रहने पे मुश्किल है, हम थोड़ा बॉडी को टिल्ट करते हैं। आप एक बकेट ऑफ वाटर उठाते हो, आप कहीं ना कहीं उसके साइड थोड़ा सा ऐसे होते हो ताकि इसका वेट आप काउंटर कर सको। आप अननोइंगली करते हो, बट आपको पता नहीं क्यों करते हो, बट होता है। इट्स अ वेरी मच रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है इस तरह से बना हुआ है कि हम लोग स्टेबल खड़े होते हैं। अगर इस बॉडी से कुछ भी दाएं बाएं से निकल जाए तो हमारा स्टेबिलिटी जो है वो काउंटर हो जाएगा, वो आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आप धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि भैया सेंटर ऑफ मास होता क्या है एंड हाउ डज इंपैक्ट योर मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी। उसके सारे इंपैक्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो बड़े आराम से स्लोली इसको मैं कवर अप करने वाला हूं और आप मेरे साथ सारे न्यूमेरिकल्स को करोगे, देन आपको डिफरेंस फील होगा अपने आप में और अपने आसपास के बच्चों में।
तो पहली बात तो है कि सेंटर ऑफ मास, बच्चों ने एक दिमाग में कुछ कुछ को ऐसा होता है कि सर एक मास है ना, सेंटर ऑफ मास मास नहीं है। हाँ, इसमें सेंटर ऑफ मास में द वर्ड मास इज इंक्लूडेड, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हम लोग मास के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका कितना वैल्यू है जो भी है। बट ना, वी आर एक्चुअली स्टडिंग अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जहां पे कि पूरे मास को हम लोग मान सके वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो व्हेन समवन से इट्स अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, ना पॉइंट रियल है। जो हाइपोथेसिस है वो ये कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल मास उस बॉडी को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर को ही देख लो, इट्स अ वेरी मच, पूरी यूनिफॉर्म तो नहीं बोल सकते बट हाँ यूनिफॉर्मली है एक्सेप्ट दिस कैप। इसको अगर मैं एक फिंगर पे होल्ड करना चाहूं तो यहां से करना बेवकूफी होगा, आपको ही पता है, आप नहीं करोगे। आप कोशिश करोगे कि इसे कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम आ जाएं, ऐसे सिमेट्री पॉइंट पे आ जाएं कि भैया स्टेबल हो जाए ना। दिख रहा है ना, ये इस कैप के ज्यादा क्लोज है, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में अभी, है ना। आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको होल्ड करके हम रख रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो क्या पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे? वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू लोकेट दैट पॉइंट। वो पॉइंट कहां पे है? सेंटर ऑफ मास, आप सिंपल शब्दों में समझो, इट इज अ पॉइंट वेयर द इंटायर मास ऑफ दैट बॉडी कुड बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ रहे हो ना? अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो हम क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट, पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट मास है, तो इस पॉइंट का मास इसी पॉइंट पे है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी पॉइंट पे होगा, इसका मास भी इसी पॉइंट पे है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिकल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है? जब एक एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मास को, सेंटर ऑफ मास को हम लोग सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं सिंपल सा आपको दिखाता हूं। हमारे पास एक पानी का बोतल है ना, इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स है ना। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तब मुश्किल होगा, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। करेक्ट है ना? बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको फेंकूं, इतना पानी इज लिटिल फील्ड, इफ आई थ्रो इट, इसका मूवमेंट ना आप देखने लायक होगा। इफ आई आस्क यू टू भैया इसको कैच कर लो, यू विल बी स्केयर्ड कि सर बोतल किस तरफ टर्न करेगा, मेरे नाक में लगेगा, मुंह में लगेगा, पता नहीं। एट द सेम टाइम अगर मैं एम्प्टी बोतल को थ्रो करता हूं, यू वुड बी लाइक चलो ठीक है, इसको मैं कैच कर लूंगा। इवन इफ आई थ्रो यू विद अ फिल्ड बोतल, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, हाँ ठीक है। बट इसको कुछ हाफ या क्वार्टर फिल करके फेंकता हूं, इसका मोशन खतरनाक होगा। और मैं बोलूं कि भैया आप इस बोतल के, इस टैप के, इस कवर के एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन देखो, इसका मोशन देखो, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये तो खैर कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं अनिल कुंबले का बॉल, खैर उनका बॉल काफी कम स्विंग कर घूमता था, आप सेन वॉन का बॉल ले लो, मुरलीधरन का बॉल ले लो। इफ आई आस्क यू टू लोकेट और फोकस ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट और इसके पाथ को डिस्क्राइब करो, आपका दिमाग चकरा जाएगा। दैट कैन बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर एक स्पिन बॉलिंग कर रहा है, सिंपल एग्जांपल है क्योंकि आप सभी लोग क्रिकेट देखते हो, तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पॉइंट का मोशन कैसे 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 कभी भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू मेक आवर लाइफ सिंपल, हम लोग ऐसे पॉइंट का तलाश करते हैं, वी गोना सर्च फॉर सच अ पर्टिकुलर पॉइंट कि उसका मोशन काफी स्ट्रेट रहे, सिंपल रहे और हमारा काम भी बन जाए, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो मेन सिग्निफिकेंस है इज टू रिड्यूस योर हार्ड वर्क इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ अ बॉडी, उसको सिंपल बना देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंटर ऑफ मास को सही सही लोकेट करें, वरना हमारा बैंड बजना तय है, निश्चित है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास is more handy when we have to deal with the system of particles. System of particles पे डील करते हैं तब जाके हमको सेंटर ऑफ मास का ज्यादा इंपॉर्टेंस फील होता है, बिकॉज इन दिस केस वी हैव टू फिगर आउट वन पर्टिकुलर पॉइंट जिसके मोशन को हम लोग पकड़ के सारा काम कर सकते हैं। नाउ in this system of particles we can have two kinds of particles system. एक हो जाएगा आपका discrete, आपका हो जाएगा discrete particle system, discrete particle system, जहां पे इंडिविजुअल्स बॉडीज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 5 फ्रेंड्स, लेट्स सपोज you guys 5 friends stood at a place and started talking to each other, तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के कैटेगरीज में आता है। These are the cases of discrete particle.
वहीं पे अगर एक मार्कर रख लें या फिर एक रॉड रख लें, सिंपल, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इसमें ना कंटिन्यूअस है, मास हर एक जगह है, हम खुद अपने आप में, और एवरीवन इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। योर एंटायर बॉडी हैज अ मास, बट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मास। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मास है वो इधर मास है या फिर थाइज में मास है, नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल वी आर अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि एक डिस्क्रीट सिस्टम होगा और एक आपका होगा कंटिन्यूअस सिस्टम, एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा। इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम में भी दो बाइफर्केशंस हैं, वी हैव टू बाइफर्केशंस, वन इज गोना बी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। So we are going to discuss all these three things one by one. पहले डिस्क्रीट का चर्चा करेंगे, फिर यूनिफॉर्म का चर्चा करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का उसके बाद वी विल डिस्कस। यूनिफॉर्म में भी हमारे पास सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अ सिमेट्रिक। आपके एस सी वर्मा का बुक वो सिमेट्रिक है, उसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जो सिमेट्रिकल होगा। और एक हम रैंडम ऑब्जेक्ट्स को उठा ले, कुछ भी उठा ले जो कि मतलब सिमेट्रिक नहीं है, so that is called asymmetrical despite the fact कि उसका मास यूनिफॉर्म है, still that is going to be asymmetrical। तो एक बात तो बच्चों के मन में होगा कि सर सेंटर ऑफ मास ना हमेशा बॉडी के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो बोर्ड है दिस इज अ वेरी मच सिमेट्रिकल, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, है ना। और कुछ भी एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कुछ भी है तो उसका सेंटर ऑफ मास डिस्पाइट बीइंग की वो यूनिफॉर्म है, उसका सेंटर ऑफ मास अपने को निकालना होगा। हो सकता है कि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो या उसके बाहर भी हो। सम केसेस आपको दिखाएंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के बाहर लाई कर रहा है। तो ओवरऑल एक हमने ब्रीफ देख लिया कि भैया सिस्टम ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड मोस्टली फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पॉइंट सिस्टम में, पॉइंट पार्टिकल्स में तो मास और सिस्टम पॉइंट जो है वो एक जगह है, तो सेंटर ऑफ मास उसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने को फिगर आउट करने का। इसमें देखेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, उसका हम लोग चर्चा करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द कंटीन्यूअस मास सिस्टम, वहां पे आएगा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हम लोग उसके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो ये तो अपना पूरा तामझाम हो गया कि भैया ये सब पढ़ना है। तो व्हाट यू हैव टू स्टडी दैट इज सेंटर ऑफ मास, अभी हमने उसके बारे में बात भी नहीं किया है ना। तो चलो थोड़ा आप सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करते हैं कि भैया होता क्या है। इतना तो सर हमने कहानी कर लिया कि ये सब पढ़ना है वो सब पढ़ना है, और जिसके बारे में पढ़ना है हमें उसी का पता नहीं है ना जी। ओके, तो चलो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, as I've told you, it is a point where the entire mass of the object the body could assumed to be centered। ऐसा नहीं कि उधर ही है, सारे जगह नहीं, नहीं उधर है, सब जगह है, और उस एक पॉइंट पे टोटल मास तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो लेट्स सपोज हमारे पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, वी हैव इनफाइनाइट पार्टिकल्स ओवर हियर। आई एम ट्राइंग टू जस्ट फिगर आउट अबाउट, हम नोटिस कर रहे हैं इन आवर कंसिडरेशन, एक मास यहां पर रख लिया, एक पार्टिकल मास, और एक पार्टिकल मास को हमने यहां पे मान लिया m2, और भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल सिस्टम है। तो सर हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है या इसके मास से मतलब है? हमको किसी से मतलब नहीं है, ऑब्वियसली है, बट हम क्या करने वाले, हमको उस पॉइंट को, लोकेशन को निकालना है जहां पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है ना जी। तो लोकेशन निकालने के लिए अगर टू डायमेंशन का बॉडी का हम लोग देख रहे हैं तो वी शुड हैव द रेफरल एक्सिस व्हिच इज x एंड y। अच्छी बात है। तो सर इस पॉइंट का लोकेशन ओरिजिन के साथ क्या होगा? इस पॉइंट का लोकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, लेट्स सपोज r1। पोजीशन वेक्टर आपने वेक्टर में पढ़ रखा है। m2 का पोजीशन वेक्टर होगा मान लो r2, ठीक है जी। तो इस बॉडी का एक पॉइंट मान लो जो कि यहां पे है, वहां पर सेंटर ऑफ मास इज दिस वन, इसको मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी कुछ होगा। तो लेट अस से दिस इज r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्या निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, उसका पोजीशन निकाल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या हो जाएगा, अपने को सिंपल से पता है कि सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, इट हैज टू बी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आपकी मर्जी, हमको उसका यूनिट लेंथ में ही निकलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इतना बात दिमाग में होना ही चाहिए, है ना जी। ओके ग्रेट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे?
तो सिंस क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स का हेल्प ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, तो इसका डेफिनेशन भी मैथमेटिकल ही है। अब समझते हैं क्या है, पहले मैं इसको समझाता हूं आपको, है ना, एक रफली। प्रोडक्ट ऑफ द masses of each particle, प्रोडक्ट ऑफ द masses of each particle with its position vector, हम उसको लिखेंगे पहले, तो m1 r1, और इन लोगों को ऐड करेंगे, m2 r2 प्लस लेट्स सपोज m3 r3 एंड so on so on so on. तो sum of the product of the masses with their position vector, sum of product of masses and their position vector and their position vector and their PV मतलब position vector, ठीक है, is equals to total mass of the object m1 plus m2 plus so on so on so on and the position vector of the that particular point, जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अपने को मैथमेटिकली क्या समझ में आया कि सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे कि टोटल मास को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पोजीशन है। इसको हम थोड़ा सा और ऐड कर लें, सिग्मा लगा दें, क्योंकि हमको सबको ऐड करना है। तो लिख सकते हैं क्या? सिग्मा ऑफ एम आर, करेक्ट है जी। अगर मान लो इसको आई आई कर लो, आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, अगर n मास पार्टिकल्स है, n पार्टिकल मासेस हैं, दैट इज गोना बी ए टोटल मास। सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड उसका हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इसका सम, है ना, ऐसे कर लेंगे समेशन ऑफ मास। अगर मान लो i इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये क्या आपको देगा? टोटल मास। ये क्या देगा आपको? टोटल मास। इसी को हम लोग अच्छे तरीके में लिखते हैं कि भैया r सेंटर ऑफ मास could be given as mr, i y नहीं लिख रहे, आपको सिंपल से बात समझ में आ रहा है कि i1 to n जो भी है इन सिग्मा ऑफ m। इससे बेसिक बात है, i is equals to 1 to n, आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यूनिट देख लो, मास इनटू डिस्टेंस, नीचे मास हो गया, मास मास खत्म, मीटर में बच जाएगा। तो कहने की इतना तो आपको क्लियर हो गया बच्चों कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट का लोकेशन है, हम लोग उससे डील कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक बात समझने में? नहीं तो इसको आप नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, अगर इतना दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो। अब देखो, लेट अस सपोज कि इफ हम डीलिंग इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में डील कर रहे हैं, तो अगर 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा दैट शुड हैव x कोऑर्डिनेट एज वेल एज द y कोऑर्डिनेट। और अगर 3 डायमेंशंस में डील कर रहे हैं तो उसका x y z तीनों होगा, है ना। तो सिंपल अगर समझने के लिए देखें तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि 2D है तो y सेंटर ऑफ मास भी होगा, है ना। 3D हो जाएगा तो x y z भी हो जाएगा। तो हम लोग इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट लिख लो इधर ही, x सेंटर ऑफ मास शुड बी गिवन एज समेशन ऑफ m x, है ना, अपॉन समेशन m y सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे समेशन ऑफ m y अपॉन सिग्मा m समेशन ऑफ m। अब हो गया z सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा सिग्मा m z अपॉन सिग्मा m। ऑल गुड, इतना तो बात हमको क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। अगर मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है तो हम गोना यूज दिस और हम उसका सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। आप इसको नोट करो एंड देन वी गोना डू एक एग्जांपल, थोड़ा उससे क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी कि सर क्या ही बकवास कर रहे थे ना। तो जो अभी तक हम बकवास किए हैं उसका सारांश आपको समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा बेसिक से रखते हैं, इट्स इंट्रोडक्शन। तो आज इस वीडियो लेसन में ज्यादा कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, आप मेरे सारे वीडियोस को देखना। स्लोली आई एम गोना वर्क आउट विद दिस, कुछ भी जंप नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल है A और इसका मास दे रखा है हमने 2 kg और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1।
ठीक है, मतलब ये जो मास है 0,1 पे रखा हुआ है। एक और मास है, मास बी, इसका मास लेट्स सपोज 1 kg मैंने माना और इसको हमने रखा है 1,2 पे। और एक और बॉडी ले लो सी, जिसका मास हमने माना 3 kg एंड लेट मी कीप इट एज 2,1। कोई दिक्कत? नाउ सो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डिस्क्रीट पार्टिकल्स और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, है ना? तो उस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है उसको निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। कोई मुश्किल नहीं है, इजीली कर लेंगे हम लोग, है ना? हम लोग आराम से करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो पहला काम तो एक सेंटर ऑफ मास निकालो। तो एक सेंटर ऑफ मास निकालने क्या मतलब हो गया, m1 x1। चलो पहला क्वेश्चन है तो ऐसे लिख देते हैं m2 x2, क्योंकि 3 पार्टिकल्स है तो m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। m1 कितना है जी 2, x1 कितना है 0, भैया हो गया 0, 2 into 0 0, m2 1 times 1 1, 3 times 2 6, टोटल मास कितना बच्चों 3 + 2 + 1 6, ये हो गया 7/6। तो भैया x कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 7/6 है। ऑल गुड। लाइकवाइज आई एम गोना फाइंड y सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट्स में है, x y कोऑर्डिनेट्स में है तो y सेंटर ऑफ मास निकाल लो। m1 y1 कितना हो गया 2 into 1 2, फटाफट करेंगे साथ में 1 into 2 + 2 टिक 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 3 into 1 3, टोटल मास 6। अरे भाई साहब ये भी 7/6 आ गया, देखो तो मतलब कि सिमेट्रिकली ना ऑन द एक्स वाई लाइन पे मिल गया मेरे को सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास आपका कहां लाई करेगा 7/6 कॉमा 7/6। और इसको पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 7/6 i कैप प्लस 7/6 j कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहीं पे इस पूरे पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग फटाफट इसको नोट करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, स्लो इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करेंगे, ताकि ये ना ऐसा ना हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, है ना? चलो एक और देखते हैं एक और ऐसा ही छोटा सा एग्जांपल। चलो एग्जांपल 2 देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा रखा कि एक हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और वन मास आई हैव एट द ओरिजिन, इस पे है मास 1 और इसका हमने लिया 2 kg मास। एक 2 kg मास यहां पर रखा हुआ है। एक मास हमने रख दिया 1,0 पे, इसका मान लो मास आपका हो गया m2, इसको 1 kg रख लो। और एक मास हमने बड़ा सिमेट्रिकली, जस्ट टू मेक श्योर दैट आपका लाइफ आसान रहे, थोड़ा सा आसानी से हम लोग करेंगे। एक मास हमने वी हैव केप्ट इट हियर एट पॉइंट लेट्स सपोज 1,1 और इसका मास मान लो 2 kg एंड अनदर मास इज केप्ट ओवर हियर m4 is kept over here, इसका मास इज लेट्स सपोज 1 kg है एंड इट इज केप्ट एट कोऑर्डिनेट 0,1। I want you guys to find the center of mass of this 4 particle system। फटाफट करो before I rub the board। आप उतने टाइम इसको करके दिखा दो। चलो जल्दी, इसको क्लियर करने से पहले ही आप इसको खत्म करके दिखा दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। Even I would be happy to see that। Come on everyone, चलो जल्दी। ठीक है, आपने, हम श्योर कि आपने इसको कर लिया होगा, कोई मुश्किल तो है नहीं, बड़ा सिंपल सा बात है, इसको फटाफट कर लेंगे ना। तो वही काम फिर से करेंगे। एक सेंटर ऑफ मास निकालो, एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्या हो गया m1 x1। तो भैया ये तो 0 0 है, कोई फर्क पड़ता अपने को है नहीं ना। तो यहां से एक बात तो बहुत क्लियर हो गया, अगर इफ आई हैव अ बॉडी एट द ओरिजिन योर जॉब वुड बी इजियर, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और हम इसी चीज को बाद में आगे जाकर यूज करेंगे इन आवर फेवर टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस, और आप उसका मेरे साथ ही करोगे। एक सेंटर ऑफ मास कितना हो गया जी इसका, m1 तो 0 हो गया, m2 a2 कितना हो गया, मास है 1 kg, x है 1 तो 1, m3 a3 सॉरी m3 x3 तो आपको हो गया मास है 2 kg, x है 1 तो 2, प्लस m4 x4 तो हो गया 0। टोटल मासेस कितने थे 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, बच्चों हो गया 1/2। Likewise, figure out the center of mass of the y coordinates of the center of mass। ये तो भैया 0 ही हो गया, that's not a big deal। इसका देखो m2 y2 0 खत्म, m3 y3 2 times 1 2, m4 y4 1 into 1 1 upon total is 6। हो it's also is having, तो ऐसा आ रहा है कि सारे के सारे ऐसे ही दिख रहे हैं ना। एक काम करो, आप बोलोगे सर ये हम सबका सेंटर पे ही आ रहा है, इसका मान लो सॉरी इसका तो 1 ही रहने दो,
इसको 2 kg मान लो, है ना, जस्ट टू इंश्योर कि ना सबका बराबर बराबर नहीं आ जाए, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो 4/6 ये हो गया 2/3, क्योंकि इन द प्रीवियस एग्जांपल आल्सो वी हैव गॉट द सेम वेरी मच, यू नो, x एंड y इक्वल था, एंड दिस आल्सो आई वाज गेटिंग x एंड y इक्वल। तो कहीं आपके मन में ये ना हो जाए कि सर सेंटर ऑफ मास में x और y दोनों इक्वल होता है, दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई हैव चेंज्ड द डेटा, और कुछ भी चेंज करने का जरूरत अपने को था ही नहीं, है ना। यहाँ पे हो गया 7 और ये भी हो जाएगा, सॉरी टोटल मास 7 हो गया ना, हाँ, तो 3/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/7। सी दे आर नॉट इक्वल, ऑल गुड। द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास is going to be 3/7 I cap plus 4/7 J cap। काफी आसान, काफी इजी, ठीक है, ऑल गुड। सो ये डिस्क्रीट पार्टिकल का छोटा सा एग्जांपल था, वैसे ही हम लोग 3 पार्टिकल सिस्टम में भी जा सकते हैं। एक होमवर्क देता हूं, आप इसको करना, इजी है। अगर एक पॉइंट है, एक मास है m1, मास m1 है, let's suppose 2 kg and its coordinate is given as 1, 0, -1. Let's suppose mass 2, I'm giving you 1 kg and the coordinate is 2, 1, 1, and mass, if I give you mass 3 of let us suppose 3 kg और इसका कोऑर्डिनेट मान लो 0, 3, 2, इसका फाइंड द सेंटर ऑफ मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास, आप क्या करोगे, यू विल फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू गोना फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड यू गोना फाइंड द z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वही काम करोगे आप, सिग्मा m x अपॉन सिग्मा ऑफ m, इसमें करोगे सिग्मा ऑफ m y अपॉन सिग्मा ऑफ m, एंड टू फाइंड द z यू गोना डू सिग्मा m z अपॉन सिग्मा m। बाकी आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी मुश्किल वाली बात इसमें होगी ही नहीं, ऑल गुड। So this was the basic of हमने कुछ एग्जांपल्स लिए where we have dealt with the center of mass of the discrete particles, और ऐसा ही करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, उसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस बनता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। आप ये बेसिक था, इसको समझ लो अच्छे से, फिर तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही, वी गोना मूव फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों। तो हम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन विद सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। आप उसको देखेंगे हम लोग, बट उसके पहले आप इसको अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, समझ लो, ठीक है जी। सो यस, ऑफ कोर्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you find this useful and if you find my way of teaching something that suits you, all good। तो ठीक है, till then keep learning, keep studying, I'm going to see you in the next video, take care, thank you very much।